बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती, राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस का यूट्यूब चैनल लॉन्च। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल का नाम है आईएनएस टीवी। वरिष्ठ नेताओं ने चैनल को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अंबेडकर जयंती पर जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, कहा ममता सरकार है दलित विरोधी। ममता शरणार्थियों को नागरिकता देने का करती है विरोध। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हुआ कोरोना। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए दी जानकारी, कल योगी के स्टाफ हुए थे कोरोना संक्रमित। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। योगी ने ट्विटर पर आगे लिखा, प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही है। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए वे अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। आपको बता दें, कल ही कोरोना वायरस का प्रकोप यूपी के सीएम ऑफिस तक पहुंच गया था। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उनके कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए। योगी ने ट्विटर के माध्यम से कल यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, इसीलिए मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया और सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और घर पर उपचार हो रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती पर नई दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र दिया। यह बाबा साहेब के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को सोशल स्टेट्स नहीं मिलना चाहिए। अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर का भी दर्जा होना चाहिए। हमारी ही एक पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में सरकार बनने के साथ ही एक, आप लोगों को जानकारी होगी कि स्मारक लंदन में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे, वहां पर स्मारक बनाने का काम यदि किसी ने किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसे खरीदा और उसको स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का काम किसी सरकार ने किया, तो हम ही और आप लोगों की सरकार नहीं किया। और दिल्ली में 200 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लगाकर एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की भी स्थापना हुई है। और मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आप सभी को जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए और अन्य लोगों को भी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर देखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। चैत्य भूमि, उसे भी आप सभी परिचित हैं, उनकी समाधि स्थल है। उस समाधि स्थल को भी एक स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का काम यदि किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश बाबा साहेब अंबेडकर के कदमों पर चलते हुए तेजी से गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। बाबा साहब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी। आज देश जनधन खातों के जरिए हर व्यक्ति का आर्थिक समावेश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने शिक्षा के जिन उद्देश्यों की बात की वो ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में दिखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितनी व्यवहारिक है उतना ही व्यवहारिक इसे लागू करना है।
आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। श्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस विजन के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है। इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है और चौथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देशवासियों तक। उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वीसी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। आपके सपनों को साकार करने का एक अभियान है। प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में अटल आवासीय विद्यालय बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का एक भाव है, जिसमें गरीब और मजदूरों के बच्चों के लिए भी अत्याधुनिक शिक्षा की आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का ही अभियान है कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के संपन्न हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अभी एक लंबी लड़ाई आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ अभी किए जाने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सदैव शिक्षा पर ध्यान दिया और उन्होंने हमेशा भारत के वंचितों, गरीबों, दलितों सबको एक ही बात के लिए आह्वान किया कि कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को शिक्षा से वंचित न होने दें। लेकिन मैं इस अवसर पर अंबेडकर महासभा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की पूरी सराहना करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, जो प्रत्येक नागरिक को समता, न्याय और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकेगा, उनके जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे पाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को हृदय से साधुवाद देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल की वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार मतवा, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोग जो यहां आए हैं उनको भारत की नागरिकता देगी और बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। जेपी नड्डा ने राजारहाट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम सीएए की बात करते हैं तो स्थानीय सरकार विरोध करती है। अंबेडकर ने कहा था कि जो दलित भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनको भारत लाना चाहिए और उसे यहां बसाना चाहिए। हमारा मतवा, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोग यहां आए, उनको भारत का नागरिक बनाना कर्तव्य है और जिम्मेदारी। वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम करती है। आज हम यहाँ पर हैं, मुझे राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करनी, लेकिन जब हम सीएए की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ की स्थानीय सरकार उसका विरोध करती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द दलित्स इन पाकिस्तान हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, दे शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड गिवन ए सेफ रिफ्यूज। उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं पाकिस्तान में हैं,
उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहां बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार इसका विरोध कर रही है और 130वीं जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे मथुआ समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं और उनको भारत का नागरिक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक बयान में कहा कि देश में इस साल फिर से कोविड-19 महामारी के रफ्तार बढ़ने की वजह से जो लोग पलायन कर अपने अपने राज्यों में लौटने का मन बना रहे हैं या लौट रहे हैं, उन्हें वहीं रोककर वहां की राज्य सरकारें उनके रहने और खाने की समुचित व्यवस्था करें, वरना ये लोग महामारी के चपेट में आ सकते हैं। इसे रोकने के लिए केंद्र की सरकार भी राज्य सरकारों की मदद करे। मायावती ने गरीबों और जरूरतमंदों को कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाने की मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार ने टीका लगवाने को लेकर 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाने का विशेष अभियान चलाया। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर यह उत्सव देश के गरीब और अन्य सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में टीका लगाने के रूप में मनाया जाता तो ये ज्यादा उचित होता। उन्होंने कहा कि वे सरकार से अनुरोध करती हैं कि देश के सभी वर्गों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका लगाने का आज ही ऐलान करें। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर जो इसे आज तक अर्थात 14 अप्रैल तक उत्सव के रूप में मनाने का विशेष अभियान चलाया हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि ये उत्सव खास खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल को आईएनसी टीवी नाम दिया गया है। अंबेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल को दोपहर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस चैनल को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर पर बनी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। लॉन्चिंग समारोह में गांधी जी के एक पत्रकार के रूप में अपनाए गए सच के आदर्शों का जिक्र करते हुए उसी सिद्धांत पर चैनल को चलाने की बात कही गई। इस चैनल पर खास तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विचार साझा किए जाएंगे। तो साथ ही चैनल पर कांग्रेस पार्टी के तमाम राजनीतिक विषयों को रखा जाएगा। शासक के जबरन थोपे जा रहे स्तुतिगान व व्यक्ति पूजा के माहौल में और अभिव्यक्ति की आजादी को कंस की तरह बेड़ियों में जकड़े दिए जाने के युग में आईएनसी आज एक आईएनसी टीवी का विजन अनवील करेगा और उसकी फॉर्मल शुरुआत हम राष्ट्रीय पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021 से करेंगे। ये आईएनसी टीवी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इस अंधविश्वास, अंधभक्ति, विवेकहीनता और अभिव्यक्ति की आजादी पर लगी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की एक छोटी सी शुरुआत होगी जो महात्मा गांधी की सोच के अनुरूप है। आज हमारे साथ हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी सबसे पहले इस आईएनसी टीवी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का विजन क्या है और आईएनसी टीवी ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है। जैसा मैंने कहा कि इसकी फॉर्मल शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज डे जिसके लिए राजीव जी का नाम जाना जाता है, उस दिन से हम
पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक इस्लामाबादी पार्टी के प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसक झड़प में मंगलवार को 2 प्रदर्शनकारियों और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस दौरान भारी हिंसा के बीच भारत से पाकिस्तान गए सिख श्रद्धालुओं का जत्था वहां फंस गया था, जिन्हें सुरक्षित पंजा साहिब गुरुद्वारा पहुंचा दिया गया। आपको बता दें, पाकिस्तान में हुई हिंसक झड़प के दौरान भारत से पाकिस्तान गए सिखों को विशेष तौर पर सुरक्षा दी गई थी और फिर उन्हें सुरक्षित गुरुद्वारा साहिब में शिफ्ट किया गया, जहां से वो वापस भारत लौट आए। इस पर एसजीपीसी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੀਐਲਪੀ ਮੁਖੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨਬਦਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਥੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲकुल, जिन्ने सिख श्रद्धालु सब सेफ ने और सुरक्षित। झारखंड के मधुपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को देवघर पहुंचे थे। वहीं तेजस्वी यादव ने भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वहीं से लौटने के बाद उन्होंने नीतीश सरकार पर कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर निशाना साधा। सब लोग मौका कब मिलता है जाने का, गए हैं तो दर्शन करके आए। आगे बासुकीनाथ भी हैं, वहाँ भी हम लोग दर्शन करके आए हैं। सब लोगों का कल्याण हो, सब लोग जो संकट से भगवान जो है हरण ले। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी बेटा जो है, बेड की कमी है, वैक्सीन की कमी है, हर जगह जो है पूरी सुविधा तो है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। जब टेस्ट की बात की जा रही थी तब से ही नहीं है, तो खुद स्वीकार कर रही है। अब देखते हैं सरकार जो है क्या कदम कर रही है। अभी तो गवर्नर साहब ने मीटिंग बुलाई है, देखते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम हर बात को लेकर सचेत हैं, काफी तैयारी कर रहे हैं। उनके कथनी और करने में भारी अंतर है। कहते कुछ है, होता कुछ है। जो अधिकारी कहते हैं वही उनको पता होता है, बाकी उनको कुछ आता जाता कहाँ है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काफी तेज हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 4157 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जो इस साल एक दिन में मिले मामलों में रिकॉर्ड है। इसके साथ ही राज्य में इस साल पहली बार सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई। पटना में मंगलवार को सबसे ज्यादा 1205 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इस कड़ी में पटना में पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण का असर विधानसभा और विधान परिषद तक पहुंच गया है। राज्य में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। आपको बता दें, विधान परिषद में 25 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिस वजह से विधान परिषद बंद करना पड़ा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बीमारी किसी संस्था को पूछकर नहीं जाती, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। किसी स्थान को पूछ के नहीं जाती, किसी संस्थान को पूछ के नहीं जाती। बीमारी है, कहीं भी जा सकती है। हम सब लोग को सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। और निश्चित रूप से पूरे देश में और बिहार में भी पिछले 15 दिनों में कोरोना के मरीजों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तो जो बार बार सावधानी रखने की बात कही जाती है, वो सावधानी हम सब लोगों को रखनी चाहिए। साफ सफाई रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और टीका लेना चाहिए। और हम ये काम यदि करेंगे तो हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। इसमें हमको जनता का सहयोग चाहिए। सरकार की तरफ से जो 3 शब्द है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट। और इस तीनों चीज को बहुत बेहतर तरीके से
करने का प्रयास भी हो रहा है और हम उसको अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आप देश के कुछ बड़े राज्यों को जब देखेंगे जहां की आबादी 10 करोड़, 12 करोड़ या 9 करोड़ है, तो उसकी तुलना में बिहार की आबादी 12 करोड़ की है। जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दूसरे राज्यों में जितने पॉजिटिव केसेस हैं उसकी तुलना में बिहार में बहुत नियंत्रित रहा है। इसलिए सावधानी हम सब लोगों को रखनी है। सरकार की तरफ से आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, हम जांच को भी 90,000 से 1 लाख तक प्रतिदिन लेके चले गए हैं। तो ये सारी सावधानी हम सब लोग बढ़त रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हमारा DCH है, मतलब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, जो बड़े मेडिकल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, CBSE बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। तो यह बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच CBSE की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार, शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। CBSE 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। 12वीं क्लास के लिए अगर फैसले की बात करें तो आदेश के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होने वाली है, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। 10वीं के पेपर्स को लेकर क्या कुछ निर्णय हुआ, इस बात की जानकारी आपको दे दें। CBSE 10वीं के पेपर्स, जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दे दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद। आरबी उपाध्याय जी, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए बड़ी जानकारी दी है। कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल 1 जून 2021 को देश में कोरोना की स्थिति को लेकर तैयार किया जाएगा। तय समय से 15 दिन पहले स्टूडेंट को परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। यह बड़ा फैसला लिया गया है। क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? कोरोना वायरस का जो संकट है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं अब इफेक्ट है वो भी सामने आने लगा है। देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क होता अगर मान लीजिए हम दोबारा से परीक्षा कंडक्ट करते तो लोग इकट्ठे होते और बच्चे उतना सीरियसली उन सब चीजों को लेते नहीं, तो कहीं ना कहीं बीमारी है उसका फैलने का डर बढ़ जाता और बीमारी फैलेगी तो हम सबका नुकसान है। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला लेना बिल्कुल कहीं ना कहीं छात्रों के हित में है और हम सबके हित में है। अगर हम रहेंगे तो परीक्षा भी दे लेंगे, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो परीक्षाएं होंगी कहाँ से। तो इस समय जो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मांग की, बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ये चाहते थे, तो CBSE को या मंत्री को, सरकार को इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने 12th के लिए उसको रद्द नहीं किया है। देखिए, है क्या, पिछली बार यही सब हुआ था। अगर हर बार ये होने लगेगा तो बच्चों का आकलन होगा कैसे? बिना परीक्षा के पास करेंगे तो एक अलग तरह की परंपरा कहीं ना कहीं जनरेट होती चली जा रही है, जन्म देती चली जा रही है। तो एग्जाम भी जरूरी है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि इसी भयंकर परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है, जो
सबके हित में है। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से आपने यहां पर जानकारी दी कि छात्रों को प्रमोट तो कर दिया जा रहा है, लेकिन इस कोरोना के रिटर्न से कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं वो भी बंद पड़े हैं। बच्चों की पढ़ाई पर कहीं ना कहीं कोविड-19 जो है वो ग्रहण लगा रहा है। इससे बच्चों का मानसिक या फिर भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो भी खराब हो रहा है। उस और क्या सरकार को चिंता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि कोविड-19 के काल में बंदिश और तनाव से बच्चों में कहीं ना कहीं डिप्रेशन देखा जा रहा है। देखिए, डेफिनेटली आपका कहना जायज है और वो पेरेंट्स को भी उस चीज की चिंता है और सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित है। सरकार न तो सरकार खुश है ये फैसला लेने में और न ही पेरेंट्स इस फैसले से खुश हैं। बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस फैसले से आहत है। लेकिन अगर मान लीजिए साइकोलॉजी और फिजिकली उन सब चीजों को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क लेना भी संभव नहीं है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, एक बात यहां पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से स्कूल प्रबंधक है या फिर अभिभावक हैं, वो सारे मिलकर बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी कर रहे हैं और तमाम जो नियम हैं स्कूलों में उसका पालन भी करवाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से परीक्षाएं रद्द कर देना, प्रमोट कर देना, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। क्योंकि बच्चों की शिक्षा के प्रति भी कहीं ना कहीं चिंता होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करवाने से, इस तरह से परीक्षाएं टाल देने से जो स्कूल हैं उनके रोजगार पर भी तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, उनके रोजगार पर भी तो कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सटीक प्रश्न किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सरकार का पहलू था जो हम बात कर रहे थे। अगर दूसरी साइड पे आप आएंगे तो आप रैलियां कर रहे हैं जी, इलेक्शन हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो बहुत सारी चीजें कंट्राडिक्टरी है। वहाँ सरकार का सिर्फ ये कहना कि भी हम इसलिए परीक्षाओं को टाल रहे हैं, तो जब परीक्षाओं को टाला जा सकता है, स्कूल को बंद किया जा सकता है, तो इससे ही नहीं चलेगा, बल्कि इससे तो सरकार को ये फायदा होता कि यही बच्चे जागरूकता पैदा करते, घर जाके बच्चों को अपने माँ बाप को बताते कि भाई स्कूल में इस तरह से सैनिटाइजेशन होता है, घर को सैनिटाइज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। यानी उन सब चीजों से कहीं ना कहीं समाज का भला ही होता। लेकिन सरकार की अपनी सोच है और जब सरकार की सोच उस तरह की हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ इस तरह के ही फैसले आपको देखने को मिलेंगे, जबकि स्कूलों से बंद करने से उतना फायदा नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि यही बच्चे अगर सपोज करिए स्कूल खुले होते और स्कूल जा रहे होते तो इनमें चेतना आती, और जो चेतना आती तो वो वही चेतना ये समाज में पैदा करते, घर में पैदा करते, उससे कोरोना से लड़ाई में कहीं ना कहीं सरकार को और समाज को और देश को मदद मिलती। लेकिन आपका कहीं ना कहीं कहना है कि गलत निर्णय के कारण गरीबों, मजलूमों और शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, इस तरह के तमाम जो फैसले आ रहे हैं उससे। देखिए, डेफिनेटली गरीब आदमी, उसकी प्रायोरिटी पेट भरना है, उसके पास ऑनलाइन डाटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार है नहीं, उसके पास उतना अच्छा फोन नहीं है, तो देखिए वो बच्चा सफर करेगा। आप देखेंगे कि एक तरफ वो पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसा है, लैपटॉप खरीद सकते हैं और अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे। यानी ऐसे फैसलों से सिर्फ अमीर के लिए बच्चे पढ़ेंगे, गरीब आदमी के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और वो सफर करेंगे, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं है। तो हम सबको ये सोचना होगा कि सर कानून और बिल्कुल, तो कोविड-19 के नाम पर स्कूल बंद हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही है, स्थगित हो रही है, लेकिन सरकार के नेताओं की चुनावी रैलियां जो हैं वो लगातार जारी है। अगर रैली की भीड़ में कोविड-19 नहीं फैल रहा है तो स्कूल खोलने से, एग्जाम कराने से कोरोना कैसे फैल सकता है, यह भी सरकार को कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए, इस चर्चा में अपनी बातें कहने के लिए। तो सरकार की रैली में
कोरोना नहीं फैलता है तो स्कूल में खतरा कैसे है, यहां पर यह भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है, ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल 1 जून 2021 को देश में कोरोना की स्थिति को देखकर तैयार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की कमी है, लेकिन वो मान नहीं रहे। कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस समय वैक्सीन की जरूरत है। जो है मैंने हर्षवर्धन जी ने बयान देकर कहा है कि हमारे पास 13.5 करोड़ वैक्सीन आया, जिसमें 10 करोड़ वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ, 3.5 करोड़ वैक्सीन है, उसमें कुछ पाइपलाइन में है। खुद उन्होंने कहा है, सरकार ही बता रही है कि 6 करोड़ माने 45 लाख वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया या दूसरे देशों को डोनेट कर दिया गया। इसलिए अगर नहीं है, माने वैक्सीन की कमी नहीं है, तो क्यों वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कि गाजियाबाद में पिछले 9 दिनों से वैक्सीन सेंटर बंद है। बिहार में बिहार सरकार का कहना था कि 4 दिन जो तथाकथित उत्सव मनने जा रहा है टीका का, उसमें लक्ष्य है कि हम प्रतिदिन 4 लाख जो है वैक्सीनेट करें लोगों को, मतलब 16 लाख वैक्सीन की जरूरत है। उनके स्टॉक में 2.5 लाख या 3 लाख मात्र वैक्सीन बचा हुआ था। इन्होंने पहले 30 लाख वैक्सीन का डिमांड किया और आया है 3 लाख। कैसे नहीं संकट है भाई? अरे देश में जो परिस्थिति है, आप आंख में धूल झोंक करके आपने जो गलत काम किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। आपसी मतभेदों का नहीं, आपस में मिलकर के इस संक्रमण से लड़ने का है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के संयुक्त रूप से इसकी योजना ने डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कई जगह इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक तौर से हुई हैं, लेकिन इससे डरने की और चिंतित होने का। चुनाव के दौरान जिस तरह की भाषा, शब्दावली और हिंसा का इस्तेमाल पश्चिमी बंगाल। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें विचारों में भी भेदभाव नजर आता है। राशिद अल्वी ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रैली बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहले देश है, देश को बचाना ज्यादा जरूरी है। अब वो विचारों को भी आउटसाइडर और इनसाइडर बताएंगे। मुझे ताज्जुब होता है ऐसे नेताओं के ऊपर। कांग्रेस की लीडरशिप आउटसाइडर हो गई है। देश से मोहब्बत करने वाला कोई भी आदमी इस तरीक़ा का बयान नहीं दे सकता। अमित शाह जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन जिन प्रांतों के अंदर बढ़ रहा है वहाँ पे लॉकडाउन लगना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को देश से थोड़ी भी मोहब्बत है तो तमाम पॉलिटिकल रैलीज़ को बंद कर देना चाहिए। कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर कितनी रैलीज हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री की मीटिंग में यही हशर हो रहा है। देश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना सत्ता है और ना कोई राजनीतिक दल है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि हर उस स्टेट में जहाँ पे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी कोरोना वायरस संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने बताया कि उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसीलिए घर में आइसोलेट किया है। तो साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए वे पूरी सतर्कता बरतें। आपको बता दें, दिल्ली में मंगलवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 13,468 नए मामले सामने आए। पिछले 3 दिन के दौरान कोरोना के 35,733 नए मामले आ चुके हैं। इसमें सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है और मरीजों के ठीक होने की दर लगातार घट रही है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये मामले रोज
बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले 6,000 बेड थे, अब दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बेड हैं। हम बहुत तेजी से बेड बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें से 70% टेस्ट RT-PCR हैं। 13,468 पॉजिटिव केसेज आए थे और 1,02,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी थी 13.14%। देश में भी कल जो रिपोर्ट आई है 1,85,000 हाईएस्ट, जो पिछली बार 99,000 गए थे उससे दुगने के आसपास पहुंच गए। पूरी दिल्ली में भी और पूरे देश में भी कोरोना के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मतलब अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे, अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं सभी लोग। कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ता पहले आप देखेंगे ऐप में 6,000 बेड थे, अब 13,000 से भी ज़्यादा बेड हैं। हम लगातार बहुत ही तेज़ी से बेड बढ़ा रहे हैं। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं। अब लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। दिल्ली के अंदर जितने बेड हैं आप पूरे देश का अगर देख लें। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।